प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मूलचंद रूडी लेकर उपस्थित हूं आपके सामने आज एक हिंदी व्याकरण का नया प्रकरण जिसका नाम है समास। तो आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। ये जो समास का प्रकरण है ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, नेट जेआरएफ, रीट, एसआई, एसएससी जीडी, पटवार, एलडीसी, टीजीटी पीटीजी इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बने रहें इस चैनल पर। और देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा प्रकरण जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो करते हैं आज के इस नए टॉपिक की शुरुआत। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है समास। देखिए, बात करते हैं हम समास की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो समास शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसमें सम उपसर्ग और आस के योग से मिलकर शब्द बना है समास। सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी तरह से, या हम कह सकते हैं ठीक प्रकार से, या हम कह सकते हैं संपूर्ण। और आस शब्द का अर्थ है निकट या समीप आना या मिलना। इस प्रकार समास शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये दो शब्दों से हुई है, सम और आस। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से या संपूर्ण रूप से। आस का अर्थ होता है निकट आना, समीप आना या मिलना। सम यहां क्या है? उपसर्ग है। तो इस प्रकार ये तो हो गई समास शब्द की व्युत्पत्ति। अब आगे हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होगा ठीक प्रकार से या पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से मिलना। ये तो वह शाब्दिक अर्थ है। देखिए, पिछले पृष्ठ पर जाइए और हमने देखा कि समास शब्द है यह है दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, सम और आस। सम एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से या उचित रूप से या संपूर्ण रूप से। और आस का अर्थ होता है निकट या समीप आना या मिलना। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ठीक प्रकार से या पूर्ण रूप से मिलना। बात करें हम इसके व्याकरणिक अर्थ की। व्याकरणिक अर्थ कि व्याकरण में समास का क्या अर्थ होता है। तो व्याकरण में
समास का अर्थ है संक्षेपण। संक्षेपण अर्थात किसी बात को संक्षेप में कहना, अर्थात बहुत सारे शब्दों का मिलाकर एक शब्द बनाना, संक्षेपण करना ही क्या है? समास है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि समास का विलोम है, विलोम शब्द पूछ लिया जाता है समास का, तो अमूमन हम गलती कर देते हैं और समास का विलोम शब्द समास विग्रह कर देते हैं, जबकि ये गलत है। समास का विलोम शब्द होता है व्यास। तो हमने समास का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, व्याकरणिक अर्थ पढ़ लिया, विलोम शब्द होता है इसका व्यास। अब बात करें हमें परिभाषा की कि समास कहते किसे हैं। तो लिखिए, दो या दो से अधिक पदों के मध्य, दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए संयोजक शब्दों संबंध सूचक शब्दों संबंध सूचक शब्दों एवं कारक चिन्हों का लोप करके एक शब्द बनाना समास कहलाता है। यानी हम परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए जो संयोजक शब्द हैं या संबंध सूचक शब्द हैं या कारक चिन्ह हैं, उनका लोप करके उनके मेल से एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। हम बात करें उदाहरण की, जैसे एक उदाहरण देखिए, माता और पिता। अब यहां देखिए दो पद हैं, पहले पद में जो शब्द है वो माता है और दूसरे में पिता। जब हम दोनों के मध्य आए इस और संयोजक शब्द का लोप करके एक पद बना दें, तब वह समास कहलाता है। और एक पद क्या बन जाएगा? माता पिता। और उदाहरण देखिए, अगले पेज पर है, जैसे दूसरा उदाहरण देखें, रसोई के लिए
घर। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि दो पद हैं, पूर्व पद तो है रसोई और उत्तर पद है घर, और दोनों के बीच में कारक चिन्ह आया है के लिए। के लिए कारक चिन्ह का लोप करके एक पद बना दें हम, तो वह पद बन जाएगा रसोई घर। यही प्रक्रिया समास कहलाती है। तो हमने क्या पढ़ा समास की परिभाषा में कि दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए संयोजक शब्दों, संबंध सूचक शब्दों एवं कारक चिन्हों का लोप करके एक शब्द बनाना या एक पद बनाना ही समास कहलाता है। उदाहरण के रूप में हमने दो उदाहरण देखे। अब ये जो प्रक्रिया है ये तो कहलाई समास। अब दो पदों को मिलाकर एक पद बनने पर जो पद बनता है उस पद को क्या कहते हैं? तो लिखिए, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना हुआ पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना हुआ जो पद है वो क्या कहलाएगा? वो पद कहलाएगा समस्त पद या सामासिक पद कहलाएगा। अब जो सामासिक या समस्त पद है उसका एक से अधिक पदों में खंडन करना या विभाजन करना या एक से अधिक पदों में बांटना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो लिखिए, समस्त पद को दो या दो से अधिक पदों में दो या दो से अधिक पदों में विभक्त करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई समस्त पद है उसका एक दो या दो से अधिक पदों में विभक्त करना ही समास विग्रह है। तो हमने समास की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा, समास का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, समास का व्याकरणिक अर्थ पढ़ा, उसके बाद में हमने समास की परिभाषाएं पढ़ी और सामासिक प्रक्रिया किसे कहते हैं वो हमने पढ़ ली, सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया, और उसके बाद में हमने पढ़ लिया समास विग्रह। अब देखिए समास विग्रह का एक उदाहरण है। जैसे मैं कहूं राजपुत्र, यह समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो दो पद बन जाएंगे, राजा का पुत्र। तो यह क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न
देखते हैं समास के भेद। समास के भेद, देखिए समास के भेद हैं वो दो आधारों पर किए जाते हैं। एक तो पहला आधार है पद की प्रधानता के आधार पर, और दूसरा है अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर। तो समास के भेद के कितने आधार हैं? दो आधार हैं। देखिए पहला आधार कौन सा है? पहला है पदों की प्रधानता के आधार पर, और दूसरा आधार है अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर कि कौन से पद की प्रधानता है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो तो कहलाता है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, और अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो कहलाता है अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 पर पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए नंबर 1 पूर्व पद की प्रधानता। पूर्व पद की प्रधानता यानी वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाएगा? वो कहलाएगा अव्ययभावी समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। नंबर 2 उत्तर पद की प्रधानता यानी वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो वह कौन सा समास होता है? वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर सभी पदों की प्रधानता। सभी पदों की प्रधानता यानी वह समास जिसके सभी पद प्रधान हो, कोई प्रथम द्वितीय या पूर्व या उत्तर पद प्रधान नहीं होकर सभी पद प्रधान हो, वह समास होता है कौन सा? द्वंद्व समास। नंबर 4 पर है अन्य पद की प्रधानता। अन्य पद की प्रधानता
यानी वह समास जिसके कोई भी पद प्रधान नहीं होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है या कोई अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार पदों की प्रधानता के आधार पर समास को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भेद बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रयोग या अर्थ की प्रधानता के आधार पर। प्रयोग या अर्थ की प्रधानता के आधार पर। प्रयोग या अर्थ की प्रधानता के आधार पर। प्रयोग या अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद किए गए हैं। 4 तो वही हैं, अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास का एक भेद होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय का एक भेद माना गया है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखिए चलते हैं शुरू से। प्रकरण है हमारा समास, और समास में हमने सबसे पहले पढ़ा समास की व्युत्पत्ति। समास से शब्द 2 शब्द सम और आस के योग से मिलकर बना है। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से या संपूर्ण रूप से। आस का अर्थ होता है निकट आना, समीप आना या मिलना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ठीक प्रकार से या पूर्ण रूप से मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बात करें हम व्याकरणिक अर्थ की कि व्याकरण में समास का अर्थ क्या है। व्याकरण में समास का अर्थ होता है संक्षेपण। याद रखना, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि समास का अर्थ है संक्षेपण। बात करें हम समास के विलोम शब्द की, पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में कि समास का विलोम है, तो समास का विलोम क्या होगा? व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेपण और व्यास का अर्थ होता है विस्तार। आगे हमने पढ़ा परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक पदों के मध्य आए हुए संयोजक शब्दों, संबंध सूचक शब्दों एवं कारक चिन्हों का लोप करके एक शब्द बनाना या एक पद बनाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। उदाहरण के रूप में हमने देखा कि माता और पिता है, 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, उनके बीच में और संयोजक शब्द आया है। इस और का लोप करके जो हमने एक पद बनाया माता पिता, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। आगे देखिए, उदाहरण दिया गया है रसोई के लिए घर। पूर्व पद है रसोई और उत्तर पद है घर। दोनों के मध्य कारक चिन्ह आया है के लिए। के लिए कारक चिन्ह का लोप करके हमने जब एक पद बनाया तो एक पद क्या बना? रसोई घर। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बना हुआ पद क्या कहलाता है?
समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जब कोई समस्त पद है उसको हम दो या दो से अधिक पदों में विभक्त कर देते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास विग्रह कहलाएगी। उदाहरण के रूप में देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब है समास के भेद। समास के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला आधार है पदों की प्रधानता के आधार पर और दूसरा आधार है अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर। तो आगे देखें, पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद की प्रधानता जिस समास की होती है वो होता है अव्ययभाव समास। उत्तर पद की प्रधानता जिस समास में होगी वो माना जाएगा तत्पुरुष समास। सभी पदों की प्रधानता होती है वो होता है द्वंद्व समास और अन्य पद की प्रधानता वो होती है बहुव्रीहि समास। कई बार हम इस द्वंद्व समास को कहते हैं कि दोनों पदों की प्रधानता। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी समास में दो ही पद हो, दो से ज्यादा भी पद हो सकते हैं। इसलिए सभी पदों की जहां प्रधानता होगी वो क्या माना जाएगा? द्वंद्व समास माना जाएगा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? प्रयोग या अर्थ की प्रधानता के आधार पर। प्रयोग या अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है? 6 भेद है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये आज हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं पदों की प्रधानता का निर्धारण कैसे किया जाए। पदों की प्रधानता का निर्धारण हम कैसे करें कि कौन सा पद प्रधान है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, 2-4 उदाहरण हम देख लेते हैं, उनसे पता चल जाता है कि पदों की प्रधानता कैसे निर्धारित की जाती है। जैसे मैं कहूं, एक वाक्य है, राजमाता बीमार हैं। राजमाता बीमार हैं। यहां राजमाता शब्द रेखा अंकित है और इसमें दो पद है। दो पदों से मिलकर बना हुआ पद है, ये सामासिक पद है या समस्त पद है। इसमें दो पद है, एक तो है राजा और की कारक चिन्ह है और अगला पद है माता। अब आप बताइए, राजा बीमार हैं या राजा की माता बीमार है? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि राजा बीमार नहीं है, बल्कि राजा की जो माता है, राजमाता, वो बीमार है। तो कौन सा पद प्रधान हुआ? उत्तर पद। यानी हम कह सकते हैं कि वाक्य के लिंग, वचन, क्रिया आदि द्वितीय पद के अनुसार लगेंगे। अतः यहां द्वितीय पद या उत्तर पद क्या माना जाएगा? प्रधान माना जाएगा। एक उदाहरण तो हमने ये देखा, एक उदाहरण और देखिए। उदाहरण नंबर 2, मैंने दाल भात खाया। अब आप देखिए, इस वाक्य में ये दाल भात शब्द ये समस्त पद है। अब आपने अकेली दाल खाई है या भात? दाल भी खाई है और भात भी खाया है, यानी दोनों पदों की क्या है? प्रधानता है। तो ये कहलाता है द्वंद्व समास
और जिसमें क्या होगी, दोनों ही पदों की प्रधानता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पदों की प्रधानता के बारे में पढ़ लिया और समास के बारे में सामान्य जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली। आज की क्लास में इतना ही। कल इससे आगे हम पढ़ेंगे समासों के जो भेद हैं, उनमें पहला भेद अव्ययभाव समास। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इस संस्था के द्वारा मोबाइल जो ऐप है वो भी लॉन्च कर दिया गया है और नव वर्ष पर 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आप हमारी इस संस्था का जो मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसके अलावा फेसबुक पेज है, ट्विटर है और टेलीग्राम चैनल है, उन पर भी जुड़िए और फ्री में वहाँ आपको सभी कक्षाओं के नोट्स हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।